तो नेशनल इनकम में अभी तक जो हमने देखा है वो क्या है, सारी की सारी जितनी भी थ्योरी है वो सारी की सारी थ्योरी हमने नेशनल इनकम की देख चुके हैं। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो नेशनल इनकम की अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मतलब सिंपल सा है कि हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट का मतलब ये है कि किसी भी देश में जीडीपी निकाली जाती है तो जीडीपी जाहिर से पता है कैलकुलेट की जाती होगी। कैलकुलेट करते समय हम किन मेथड्स का यूज करते हैं आज हमें यही देखना है, ठीक है। तो हम लोगों के पास टॉपिक लिख रखा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब है इसको कैलकुलेट करना। नेशनल इनकम को 3 तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब नेशनल इनकम के कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड और एक होता है वैल्यू एडेड मेथड। इस क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे इनकम मेथड की और एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हर बार सीबीएसई में एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। तो इसलिए हमें इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको ध्यान में रखना होगा। एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, हम एक क्लास एक्सपेंडिचर मेथड की होगी और एक क्लास वैल्यू एडेड मेथड की होगी और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड को शुरू करने से पहले 2 बातें जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो क्या है, इधर ध्यान रखोगे, मैं बता रहा हूं। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि नेशनल इनकम जब भी निकाली जाती है तो नेशनल इनकम को NNP एट FC पर निकाला जाता है। ये बात पिछली वीडियोस में भी आपने देख ली होगी, पिछली क्लास में हमने ये बताया था। लेकिन रही बात नेशनल इनकम में, जब हम इनकम मेथड निकालते हैं हमेशा याद रखना इनकम मेथड से निकाला जाता है NDP एट FC। इसका मतलब क्या समझे, ये बहुत ध्यान में रखना है इस बात को, इस चीज को बहुत ध्यान में रखना है कि जब हम इनकम मेथड निकालते हैं तो उससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, उससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलता है, मतलब घरेलू आय निकलती है। इसका मतलब क्या हुआ, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू आय। जबकि नेशनल इनकम जब निकाला जाता है तो उसे हमेशा NNP एट FC पर निकाला जाता है। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को निकालते हैं तो उससे हमारा NDP एट FC निकलेगा। इसका मतलब NDP निकलने के बाद भी अगर हमें नेशनल इनकम पर जाना होगा तो हमें इसमें NFIA इसको प्लस करना होगा। NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इतनी चीज समझ आई, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि NDP एट FC को इनकम मेथड से कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब आप इसे देखना, इनकम मेथड में 3 कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन इनकम मेथड। सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है वो होता है कंपनसेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। इसका मतलब होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा इसमें होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। इसे हिंदी में कहा जाता है प्रचालन अधिशेष। तीसरा इसमें होता है मिक्स्ड इनकम, यानी मिश्रित आय। इतना समझ आया। अभी इनके भी सब पार्ट होंगे, यानी कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इसके भी सब पार्ट हैं
ऑपरेटिंग सरप्लस के भी सब पार्ट हैं, मिक्स्ड इनकम का कोई भी सब पार्ट नहीं होगा। इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के सब पार्ट कौन कौन से होते हैं। इसके बाद बहुत इजीली तरीके से आप सब इसको कैलकुलेट कर पाओगे, घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए, अगर हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करें, इसके अगर सब पॉइंट की बात करें हम, तो कौन कौन से होते हैं इधर हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है सैलरी एंड वेजेस। दूसरा इसमें पॉइंट आता है पेमेंट इन काइंड। एक एक करके सबको समझेंगे, मतलब सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, ये क्या होते हैं इनको समझेंगे थ्योरी में भी, और फिर आप प्रैक्टिकल भी कर पाओगे इसका। इसके अलावा इसमें एक होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटीज, और एक इसमें पॉइंट होता है पेंशन। इतनी समझ आई? इसको कहा जाता है मजदूरी तथा वेतन, हिंदी में मजदूरी तथा वेतन, और वो भी कैश में होता है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, यानी नगद के रूप में, या नगद मजदूरी तथा वेतन। दूसरा है पेमेंट इन काइंड, इसको कहा जाता है किस्म के रूप में भुगतान। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी, मतलब सामाजिक सुरक्षा में नियोजकों का अंशदान या फिर योगदान कह सकते हो, कंट्रीब्यूशन। और पेंशन को हिंदी में पेंशन ही कहा जाता है। ठीक है, पहले इनको समझते हैं, इसके बाद हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो सैलरी एंड वेजेस सबको पता है कि क्या होता है। जो भी नियोजक है यानी मालिक, वो अपने लेबर को मजदूरी और वेतन देते हैं। तो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये काउंट करना ही पड़ता है इसमें। दूसरा है पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है कि हम पेमेंट तो कर रहे हैं लेकिन वो कैश में नहीं करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कई बार कई लोगों को कंपनी ऑफर करती है कि हमारे यहाँ काम करो और हम तुम्हें क्या करेंगे, रहने के लिए घर देंगे, मतलब एक रूम दिया जाएगा, उनके खाने का भी खर्चा वो उठाती है यानी कंपनी। तो ऐसे में ये हुआ, कंपनी पेमेंट तो कर रही है लेकिन वो किस्म के रूप में है। अगर कंपनी उसको रहने के लिए रूम नहीं देती तो क्या होता, उसको अपना किराया देना पड़ता, लेकिन कंपनी ऐसा खुद कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेमेंट इन काइंड है। इसे कहते हैं किस्म के रूप में भुगतान, कि रेंट फ्री हाउस दे दिया गया है। अच्छा, एक है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे पीएफ। पीएफ मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। अब प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, देखो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के साथ पेरेंट्स भी, अगर कोई व्यक्ति काम करता है किसी कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है वो, या प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज है, उन कंपनियों में क्या होता है कि जितनी इनकम मिलती है, मतलब जितनी इनकम रियल में होती है, उसका कुछ भाग काट लिया जाता है। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे बोलते हैं कि मेरा पीएफ इतना कटता है। जैसे मान लो कि मेरी इनकम है 1 लाख रुपए और मेरा 10,000 पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड। वो इनकम मुझे बाद में दे दी जाएगी, लेकिन जब तक मैं रिटायर्ड नहीं होऊंगा तब तक, जब तक मैं जॉब करता रहूंगा तब तक वो मेरा पीएफ कटता रहेगा, और उसके बाद मुझे पैसा वो दे दिया जाएगा जब मैं अपने जॉब से रिटायर हो जाऊंगा तब। ठीक है, तो ये हो गया पीएफ। तो इसे हम सोशल सिक्योरिटी कहते हैं, सामाजिक सुरक्षा में अंशदान कहते हैं। सोशल सिक्योरिटी कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये पैसा हमारा ही है और ये स्टोर हो रहा है, एक जगह पर स्टोर हो रहा है, कंपनी खुद ही इसको स्टोर कर रही है, इकट्ठा कर रही है। तो जब हमारे पास कोई मुसीबत आएगी तो ये पैसा हमारे काम आ सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है सामाजिक सुरक्षा में योगदान या अंशदान या सोशल सिक्योरिटीज में कंट्रीब्यूशन। इसके अलावा पेंशन मतलब कि जब रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो पेंशन दी जाती है उसे कहा जाता है पेंशन। ठीक है, तो इसके ये पार्ट है। इन सबकी मतलब एक एक वैल्यू दी होती है। एग्जांपल के लिए जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है तो सैलरी एंड वेजेस 50 दे दी, ये 60 दे दिया, ये 50 दे दिया, ये 20 दे दिया, ऐसा दे रखा होगा। अब एक बात का जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है, कैलकुलेट करते समय आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखो, इनकम मेथड से जब निकाला जाता है तो क्या होता है कि हम लोग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पहले प्लस करते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस को प्लस करते हैं,
और फिर मिक्स्ड इनकम को प्लस करते हैं, तब जाके हमारा एनडीपी एट एफसी निकलता है। ठीक है, लेकिन अब उदाहरण के लिए जैसे 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, टोटल कितना हो रहा है ये 180। तो उदाहरण के लिए अगर किसी न्यूमेरिकल में 180 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, इसके बाद सैलरी एंड वेजेस क्या दे रखा है फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट इन काइंड क्या दे रखा है फर्क नहीं पड़ता, ये क्या दे रखा है फर्क नहीं पड़ता, और इसी तरीके से इसको भी, इन सब चीजों को हम नेग्लेक्ट करेंगे अगर हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है ऑलरेडी। तो अब मान लो किसी न्यूमेरिकल में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा, और उदाहरण के लिए सैलरी एंड वेजेस दे रखी है, पेमेंट इन काइंड दे रखा है और पेंशन दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे और ये हमारा निकल के आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मेरा मतलब बस ये है कि अगर ये इस पूरे की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, तब हमें ये वैल्यू अगर दे भी रखी हो तो भी हमें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। इतनी चीज समझ आ गई है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसे भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसका पहला जो भाग है वो है, उसे कहते हैं रेंट या रॉयल्टी। दूसरा इंटरेस्ट। तीसरा प्रॉफिट। प्रॉफिट अगेन 3 भागों में बांटा जाता है, इसे भी ध्यान से समझना है। एक होता है डिविडेंड, एक होता है कॉर्पोरेशन टैक्स, और एक इसका भाग होता है उसे कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अनडिवाइडेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बस इन तीनों को समझना है, इसके बाद हमारा हो जाएगा। तो रेंट और रॉयल्टी सबको पता है, यानी लगान या किराया, जितना भी दे रखा होगा हम उसको कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट भी पता है, ब्याज, इसे हिंदी में कहा जाता है। और प्रॉफिट मतलब कि लाभ। लाभ 3 भागों में बढ़ता है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट का ऐसा पार्ट जो कंपनी के जितने भी मालिक हैं या जितने भी उसमें इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनमें आपस में बांट दिया जाए, इसे कहते हैं वितरित लाभ। ऐसा लाभ, ऐसा प्रॉफिट जिसे बांट दिया गया है आपस में, इसे कहा जाता है डिविडेंड प्रॉफिट। अच्छा, कॉर्पोरेशन टैक्स वो होता है जिसे कंपनियां सरकार को टैक्स देती हैं। हमारी जितने भी मतलब कंपनीज हैं, अगर वो सरकार को टैक्स देती हैं तो उस टैक्स को कहा जाता है कॉर्पोरेशन टैक्स। इसके बाद है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट का ऐसा भाग जिसे बांटा ना गया हो, इसका कोई बंटवारा नहीं होगा, ये सिर्फ एक व्यक्ति के पास रहेगा, तो उसे कहा जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो, इससे थ्योरी का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मैं बस इसलिए समझा रहा हूं ताकि तुम्हें ये चीज पता भी तो हो, समझ भी तो आए कि हम क्या चीज लिख रहे हैं और किस चीज को काउंट कर रहे हैं। तो बस इसमें ये चीज है। अब अगेन इस चीज का ध्यान रखना है कि मान लो ये डिविडेंड है 10, ये 20 और ये 30, प्रॉफिट दे रखा है 60, 10 20 30 30 और 30 60। अब अगर प्रॉफिट ऑलरेडी 60 दे रखा है और इसके बाद मतलब न्यूमेरिकल्स में प्रॉफिट ऑलरेडी 60 दे रखा है और 30 भी है, 20 भी है, 10 भी है, ये दे रखा है, तो हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे 60 को, ना हमें फिर 30 देखना है, ना 20, ना 10, ये नहीं देखना है। सिंपल सी बात। इंटरेस्ट और रॉयल्टी इसका कोई सब पार्ट नहीं है, तो इसमें तो बहुत इजी रहेगा। अब एक चीज और इधर ध्यान देना कि ऑपरेटिंग प्लस मान लेते हैं कि 2000 था, वैसे भी करोड़ में वैल्यूज दे रखी होती है, तो 2000 था। अब अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तब इसकी क्या वैल्यू है, डजंट मैटर। इसकी क्या वैल्यू है, फर्क नहीं पड़ता। इसकी क्या वैल्यू है, हम बिल्कुल कुछ भी, जितने भी कंपोनेंट हैं इनको नेग्लेक्ट करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना। जैसा फंडा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में था, वैसा वैसा पूरा फंडा ऑपरेटिंग सरप्लस में भी होगा। मिक्स्ड इनकम जो मैंने लिखा था अभी, उसका भी कोई सब पार्ट नहीं होता है,
बस इनको क्या करना होता है, सिंपल सा इनको प्लस करना है बस, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद नेशनल इनकम निकाली जाती है। मैं अभी तुम्हें एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, इसके बाद तुम्हें चीज समझ आएगी। इसको समझ, मतलब 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ कि कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब देखो हम लोगों के पास में एक न्यूमेरिकल है, इससे आप समझ पाओगे अच्छे तरीके से। देखो इसमें क्या बोल रखा है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है किससे, इनकम मेथड से, यानी जो भी हमने करवाया था उससे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। अब हमें सबसे पहले इनकम मेथड के कंपोनेंट्स पता ही है कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये पूरा दे रखा है, तो हमें क्या करना है 2000 सीधा प्लस, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है। अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो कहीं भी दे रखा ऑपरेटिंग सरप्लस, नहीं दे रखा, लेकिन ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, मतलब उसके सब पार्ट कौन कौन से हैं हमने देखा था। तो देखो रेंट एंड इंटरेस्ट ये ऑपरेटिंग सरप्लस का ही पार्ट है। इसके अलावा और कुछ, तो आप देखोगे कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये तीनों किसके पार्ट हैं, ये प्रॉफिट के पार्ट हैं, और प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस का ही एक पार्ट है, और रेंट एंड इंटरेस्ट भी ऑपरेटिंग सरप्लस का ही एक पार्ट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं कि रेंट एंड इंटरेस्ट को ऐड कर लेते हैं 800, ये ऑपरेटिंग सरप्लस चल रहा है, याद रखना 800। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो हमें क्योंकि इन तीनों को जोड़कर प्रॉफिट निकालना है, तो 460 प्लस में 940 यानी 1400, और प्लस में 300 यानी कि 1700। देखो ये रेंट एंड इंटरेस्ट था, ये हमारा क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया, है ना, और ये पूरा हमारा क्या बन गया, ऑपरेटिंग सरप्लस बन गया। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, और फिर क्या होता है हमारी मिक्स्ड इनकम होती है। मिक्स्ड इनकम हमारी क्या है, इधर दे रखी है 200, ये हमारी मिक्स्ड इनकम हो गई। तो अगर हम इसे अब कैलकुलेट करते हैं कितना होगा, 2000 प्लस में 8 और 17 यानी कि 2500 प्लस में 200, तो कितना हुआ ये 2700, और प्लस में 2000 यानी ये क्या हो गया पूरा का पूरा 4700। ये जो हमारा पूरा करोड़ में, मान लेते कि अगर ये करोड़ में था तो करोड़ में जो अमाउंट आया ये एक्चुअली में क्या निकला, याद रखना ये हमारा अभी क्या निकला है, NDP@FC निकला है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनकम मेथड से हम कोई चीज निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, NDP@FC निकलता है। लेकिन बोला क्या है इसमें, नेशनल इनकम ऐड करने के लिए, मतलब नेशनल इनकम निकालने के लिए बोला है, तो सिंपल सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा अब इसमें, NDP@FC में प्लस NFIA करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, NNP@FC निकलेगा, जैसे कि हमने पढ़ा है। अब NDP@FC हमारा ऑलरेडी निकल चुका है कितना, 4700, और हमें नफिया यानी NFIA ऐड करना है, वो कितना है 150 है, कितना आ गया आंसर 4850। इस तरीके से अब ये कह सकते हो कि हाँ ये हमारा रियल आंसर है, यानी इस तरीके से ये निकाला जाएगा। तो हमारा पूरा नेशनल इनकम जो इनकम मेथड से निकला है वो कितना है 4850। इतनी चीज समझ आई। इस तरीके से हम दूसरा न्यूमेरिकल भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अभी मैं दूसरा न्यूमेरिकल भी करवाता हूं। हाँ नहीं, हाँ तो इसी तरीके से, हाँ जो चीज नहीं दे रखी उसको छोड़ दो। अब इसी तरीके से जो सेकंड हमारा जो न्यूमेरिकल है उसे आप देखो, इसमें भी क्या है, क्वेश्चन सेम वही है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है इनकम मेथड से। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कर्मचारियों का पारिश्रमिक 2000 दे रखा है, रेंट 300 है, इंटरेस्ट 250 है, प्रॉफिट 800 है, और आप देख सकते हैं इसी तरह से सब कुछ चल रहा है। बस यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड है, याद रखना, फ्रॉम एब्रोड नहीं है, मतलब नफिया नहीं है बल्कि नफीटा है। तो ये 60 दे रखा है। अगेन हमें क्या करना है, बस वही प्लस, सबसे पहले हम क्या करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को उठाएंगे, तो वो इसमें भी क्या है 2000 दे रखा है। और हमें क्या करना है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में, हाँ ऑपरेटिंग सरप्लस में देखो क्या क्या होता है ऑपरेटिंग सरप्लस में, तो रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, और प्रॉफिट, इस बार तीनों ही दे दिए अच्छी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, यानी 300, 250, 800, ठीक है। और फिर इसके बाद हमें क्या ऐड करना पड़ता है, मिक्स्ड इनकम। तो मिक्स्ड इनकम कितनी हो गई हमारी
मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितना दे रखा है 7,000। अब इसे हम अगर कैलकुलेट करें तो 2 और 7 यानी कि 9,000 और 3 और 3 600 यानी कि 550 550 और 800 800 तो कितना हो गया टोटल 10,350 हो गया आई थिंक, है ना। 10,350। अब आगे ये जो हमारा निकला है क्या निकला है NDP@FC, ये हमारा नेशनल इनकम नहीं है। इसको करने के लिए हमें यानी हमें NNP@FC पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें प्लस नफिया, है ना। और नफिया नहीं है तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे नफीटा से काम चलाएंगे, नफीटा को ऐड करेंगे। तो हमारा ये दे रखा है ऑलरेडी कितना 10,350। अब प्लस करना है लेकिन ये नफीटा है टू अप्रूव्ड है इसलिए क्या होगा माइनस में जाएगा क्योंकि हमारे ऐसे इनकम भेजी जा रही है ना। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, विदेशों में हमारी आय को भेजा जा रहा है तो इनकम ऐसे जा रही है तो क्या होगा माइनस में आएगा। प्लस माइनस कितना हुआ माइनस, तो 10,350 में से अगर 60 गए कितना आया 10,290, ये हमारा रियल आंसर हुआ। तो इसी तरीके से बस कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेट में सिर्फ ऐड करना है। तो मैं क्या रखना है ध्यान में, बस सबसे पहले कंपोनेंट माइंड में होनी चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट थे। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कौन सा कंपोनेंट किस पार्ट के अंदर आता है। बस इस तरीके से आप जितने भी न्यूमेरिकल है सारे कर पाओगे। हाँ एक चीज याद रखना कि जो जो फालतू की चीजें दे रखी है उनसे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये फालतू था, ये सिर्फ कंफ्यूजिंग के लिए होता है। ये चीज नेट एक्सपोर्ट NIT इनका इसमें यूज नहीं है कुछ भी। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब हुआ डेप्रिसिएशन, ठीक है, इसी का दूसरा नाम मैंने बताया था डेप्रिसिएशन है, तो इसका भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स को किया जाता है। अब अगली क्लास में हाँ मतलब ये आप करना, और अगली क्लास में हम देखेंगे जो कौन सा मेथड है दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड। हाँ तो अगली क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड को देखा जाएगा, ठीक है।